हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीक्षित एंड आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं Next.js 13 वर्सेस Next.js 16। तो हम यहाँ पे 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको इंटरव्यू में या फिर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आप इजीली उसका आंसर भी दे पाओ, वैसे 10 पॉइंट्स हमने यहाँ पे कवर किए हैं। तो ये पीडीएफ मैंने अपने हाथों से डिज़ाइन की है। ये पीडीएफ आपको चाहिए तो वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, बट हम यहाँ पे 10 पॉइंट्स को इजीली समझने की कोशिश करेंगे। सो मेक श्योर आप वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको इन फ्यूचर भी मिलती रहे। अगर आपको शॉर्ट वीडियो देखने हैं तो Node.js, Next.js, जावास्क्रिप्ट रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस के शॉर्ट वीडियोस आपको हमारी चैनल पे बहुत सारे मिल जाएंगे, वो भी आप देख सकते हो। सो मेक श्योर सब्सक्राइब कर देना ताकि इन फ्यूचर आपको अपडेट मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे फीचर्स या फिर क्या चेंज हुआ Next.js 13, Next.js 16 और यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। उसका एक बेसिक डिस्क्रिप्शन है जिससे हमें पता चले कि यहाँ पे क्या चेंजेस हुआ है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे Next.js 13 था, उसमें वेब पैक था। डिफ़ॉल्ट जो हम यूज़ करते थे Next.js 13 तक वो वेब पैक था, बट इन Next.js 16 हमें यहाँ पे टर्बो पैक देखने को मिलता है। बाय डिफ़ॉल्ट अब टर्बो पैक ही आएगा, ऐसा नहीं है कि हम उसको चेंज नहीं कर सकते। हम Next.js 16 में भी वेब पैक का यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट टर्बो पैक आता है। तो हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा है टर्बो पैक इज़ मच फास्टर देन वेब पैक, इट्स गिव एक्सट्रीमली फास्ट बिल्ड एंड रिफ्रेश टाइम, इम्प्रूविंग डेवलपर एक्सपीरियंस। तो टर्बो पैक की मदद से हम यहाँ पे फास्टली बिल्ड कर सकते हैं। जो भी हमारा वेब पेज है, जो भी हमारी वेबसाइट है, अगर वो स्टैटिक है तो हम यहाँ पे इजीली उसकी बिल्ड क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे रिफ्रेश टाइम, जो भी पेज हम रिफ्रेश करते हैं उसका टाइम भी काफ़ी हद तक इंक्रीज हुआ है, यानी कि जब भी हम पेज को लोड करते हैं तो फटाक से पेज लोड होके हमारे सामने आ जाता है। तो टर्बो पैक जो है वो काफ़ी वेब पैक से काफ़ी एडवांस है और उसका जो डेवलपर एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो ये एक अच्छी चीज़ है Next.js 16 की। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट है कैचिंग सिस्टम। तो ऑटोमेटिक कैचिंग होता था यहाँ पे Next.js 13 में, बट यहाँ पे इन Next.js 16 में हमें यहाँ पे मैनुअल कैचिंग देखने को मिलता है। यानी कि जब हम यहाँ पे लिखते हैं यूज़ कैच, तो इसका मतलब जो भी हमारा कंपोनेंट है उसमें हम ऊपर डिफाइन करते हैं कि उसका हमें कैच करना है या फिर नहीं। तो ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पे डेवलपर खुद से डिसाइड कर सकता है कि उसको कौन सा कंपोनेंट जो है उसको कैच करना है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने वही लिखा है, डेवलपर्स नाउ कंट्रोल विच कंपोनेंट शुड बी कैच, दिस मेक कैचिंग मोर प्रिडिक्टेबल एंड रिड्यूस अनवांटेड री-रेंडर्स। तो यहाँ पे जो भी अनवांटेड री-रेंडर्स हैं, जो भी कैचिंग की वजह से आते हैं, वो सब रिड्यूस होते हैं। तो ये भी एक इम्प्रूवमेंट काफ़ी अच्छा आया है Next.js 16 में। तो गाइज ऐसे आगे हम 10 पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं ताकि आप इजीली समझ पाओ और आपको रट्टा मारने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख लिया तो आपको कभी भी इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप उसका आंसर इजीली दे पाओ। तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट थे वो काफ़ी कॉमन थे और इजी भी थे, बट आगे कई बार ऐसे भी पॉइंट आएंगे जो कि आपके लिए थोड़े टफ हो सकते हैं, बट उनको हम यहाँ पे आसानी से समझ लेंगे। पार्शियल प्री रेंडरिंग PPR, अगर आपको Next.js आता है तो आपको पता होगा PPR क्या होता है। तो यहाँ पे Next.js 13 में हमने लिखा है एक्सपेरिमेंटल और यहाँ पे है स्टेबल एंड नॉन एंड प्रोडक्शन रेडी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी हमारा पेज होता है, जितने भी कंपोनेंट्स हम पेज में यूज़ करते हैं, वो एंटायर पेज थोड़ा पार्ट जो है वो स्टैटिक होता है और थोड़ा पार्ट जो है वो डायनामिक होता है। उसकी मदद से हम यहाँ पे SEO फ्रेंडली वेब पेज डिज़ाइन कर सकते हैं और रियल टाइम डेटा भी हम यहाँ पे इजीली गेट कर सकते हैं, क्योंकि पेज जो है उसका हाफ पार्ट जो है वो डायनामिक होगा और हाफ स्टैटिक होगा, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे ये भी Next.js में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट आया है कि पेज कैन बी पार्शियल स्टैटिक एंड पार्शियली डायनामिक, दिस इम्प्रूव स्पीड SEO वाइल कीपिंग रियल टाइम डेटा। तो यहाँ पे एक अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। राउटिंग मिडलवेयर, तो यहाँ पे Next.js 13 में यूज़ होता था middleware.ts, बट यहाँ पे proxy.ts का यूज़ होता है न्यू सिस्टम। middleware.ts की जगह पे यहाँ पे जो अपग्रेड होके हमें सिस्टम मिलेगा वो है proxy.th।
तो इसका यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है कि प्रॉक्सी ऑफर्स बेटर नेटवर्क लेवल रिक्वेस्ट हैंडलिंग, redirect, authentication and root control. It replace older middleware logic. तो यहाँ पे इसका लॉजिक भी काफ़ी ओल्डर जो लॉजिक था उसको रिप्लेस कर दिया है और यहाँ पे न्यू एक सिस्टम डिज़ाइन की है proxy.ts, जिसकी मदद से यहाँ पे नेटवर्क लेवल रिक्वेस्ट हैंडलिंग है वो भी काफ़ी हद तक इजीली हैंडल हो सकती है। एज़ कम्पेयर टू Next.js 13 हम इजीली मैनेज कर सकते हैं कुछ ऐसा, यानी कि रीडायरेक्शन है, ऑथेंटिकेशन है, रूट कंट्रोल है, तो ये सब हम यहाँ पे इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो ये Next.js 16 में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे है एसिंक सर्वर एपीआईज, तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है सिंक्रोनाइज और असिंक्रोनाइज। तो ये तो Next.js 13 भी सपोर्ट करता था, बट 16 में थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है। क्या हुआ है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे हेडर्स है, कुकीज़ है, अलाउ एसिंग। तो Next.js 13 में हमें यहाँ पे देखने को मिलता था कि हम हेडर और कुकीज़ जो फंक्शन है उसको हम डायरेक्टली कॉल करते थे, यानी कि हमें यहाँ पे एसिंग, अवेट ऐसे कोई फंक्शन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी। तो उसको हम यहाँ पे बोलते थे सिंक्रोनाइज, क्योंकि लाइन जो भी कोड है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, तो साथ में कुकी और हेडर भी एग्जीक्यूट हो जाता था। बट यहाँ पे Next.js 13 में अब ऐसा है कि असिंक्रोनाइज ओनली वर्जन, जो भी हेडर है, कुकीज़ है, वो असिंक्रोनाइज हो गए, यानी कि हमें यहाँ पे एसिंक अवेट यूज़ करना पड़ेगा। और ये हमारे लिए एक बेनिफिट भी है, क्योंकि जब हमें कुकी सेट करनी होती है और हेडर से कोई वैल्यू फैच करनी होती है या फिर कुकी से वैल्यू गेट करनी होती है, तो हम यहाँ पे सिंक्रोनाइज की जगह पे असिंक्रोनाइज यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या हो कि हमारा जो बाकी कोड है वो कोड में कोई दिक्कत ना हो, वो इजीली एग्जीक्यूट हो जाए और ये जो फंक्शन है वो कॉलबैक क्यू में या फिर कॉल स्टैक में ऐड हो जाए और हमारा जो रेस्ट ऑफ द कोड है उसको एग्जीक्यूट होने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है सर्वर साइड इन्वायरमेंट फंक्शनल्स आर नाउ फुल्ली असिंक्रोनाइज, दिस इज ब्रेकिंग चेंज एंड रिक्वायर कोड अपडेट। तो जो भी अगर हमारे पास कोई एक प्रोजेक्ट है जो कि Next.js 13 में है और उसको हम अपग्रेड कर रहे हैं, तो ये जितने भी फंक्शंस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, अगर हमने उसको सिंक्रोनाइजली राइट किए हैं तो हमें उसको यहाँ पे अपडेट करने होंगे असिंक्रोनाइज। तो कुछ ये जो पॉइंट है वो आसान था और हमने इजीली समझ भी लिया कि इसका क्या मतलब है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यानी कि पॉइंट नंबर 6, लेआउट रेंडरिंग। तो लेआउट ओपन रेंडर्स और यहाँ पे लेआउट डुप्लीकेशन नो रिपीट रेंडरिंग। तो यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन में लिखा है लेआउट कंपोनेंट्स आर रेंडर ओनली वंस, पेज लोड फास्टर एंड नेविगेशन बिकम स्मूथर। तो यहाँ पे जो भी हमारा लेआउट है, लेआउट यानी कि हमारा प्रोजेक्ट का कोई एक लेआउट होगा, हम जितने चाहे उतने लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं, बट इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे लेआउट ओनली एक ही बार लोड होगा और उसके अंदर सारे भी चाइल्ड पेजेस हुए वो सब यहाँ पे लोड हो गए। तो इसकी मदद से नेविगेशन जो है वो स्मूथर हो गया। तो इजीली नेविगेशन करना Next.js 16 में ज़्यादा कंफर्टेबल है और डेवलपर फ्रेंडली भी हो गया। तो यहाँ पे 7th पॉइंट में हम देखते हैं प्रीफेचिंग, प्रीफेचिंग इंटायर पेज और यहाँ पे इंक्रीमेंटल प्रीफेचिंग। तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिखा है ओनली मिसिंग पार्ट ऑफ द पेज आर प्रीफेच, दिस रिड्यूस नेटवर्क लोड एंड स्पीड अप नेविगेशन। तो यहाँ पे भी ये पॉइंट काफ़ी अच्छा है कि यहाँ पे Next.js 13 में क्या था, प्रीफेचिंग इंटायर पेज, जितना एंटायर हमारा पेज है वो सारा यहाँ पे प्रीफेच होता था, यानी कि हेडर फुटर। तो उसकी थी ये जो हेडर फुटर है उसकी हमें ज़रूरत नहीं होती हर बार फेच करने की, बट Next.js 13 में ऐसा है कि हर बार ये हेडर और फुटर एंटायर पेज हमारा प्रीफेच होता है। और Next.js 13 में तो काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है कि यहाँ पे एंटायर पेज प्रीफेच नहीं होता, यानी कि जितना भी रिसोर्स रिक्वायर है वही प्रीफेच होगा, जिसकी मदद से यहाँ पे नेटवर्क में कम लोड पड़ेगा और जो हमारी साइट है उसकी स्पीड भी काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे जो स्पीड है वो सपोज जो Next.js 13 में हमारे पास जो स्पीड है वो सपोज वेबसाइट है उसकी स्पीड हमारे पास 40-45 आ रही है, तो यहाँ पे Next.js 16 में वही साइट की स्पीड में भी 60-70 तक इंक्रीज हो सकती है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इतना इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है।
और पॉइंट नंबर 8 में हमने यहाँ पे वर्जन लिखा है कि रिएक्ट वर्जन सपोर्ट रिएक्ट 18 और रिएक्ट 19 प्लस। तो यहाँ पे नेक्स्ट.जेएस 13 में रिएक्ट 18 वर्जन सपोर्ट करता है। अगर हमें यहाँ पे नेक्स्ट.जेएस 16 का यूज़ करना है तो 16 का यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पे 19 रिएक्ट का वर्जन ज़रूरी होगा, जो कि हमारे पास इंस्टॉल होना चाहिए। न्यू रिएक्ट फीचर लाइक बेटर ट्रांजिशंस एंड ऑटोमेटिक ऑप्टिमाइजेशन वर्क नेटिवली इन नेक्स्ट.जेएस 16। तो यहाँ पे जो ऑप्टिमाइजेशन है, ऑटोमेटिक ऑप्टिमाइजेशन, ट्रांजिशंस, ये सारे यहाँ पे इंक्रीज़ किए गए, यानी कि ऑप्टिमाइजेशन बहुत हद तक इंक्रीज़ किया गया है। अनवांटेड जो भी कैचिंग सिस्टम है वो सब निकाल दी गई है, जो भी रिक्वायर है वही सब ऐड किया है। तो काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हुई है। तो यहाँ पे रिमूव्ड फीचर लाइक AMP सपोर्ट, नेक्स्ट लिंक, ओल्ड एक्सपेरिमेंट अवेलेबल, और यहाँ पे रिमूव्ड AMP, नेक्स्ट लिंक, ओल्ड PPR फ्लैग्स। तो यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन हमने लिखा है अनयूज्ड ओल्ड फीचर रिमूव्ड फॉर क्लियर मॉडर्न आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे AMP तो आपको पता ही होगा, तो ये गूगल के लिए यूज़ होता है, SEO के लिए, बट इसका कोई भी डेवलपर यूज़ नहीं करता ओल्ड AMP और PPR का। तो इस वजह से नेक्स्ट.जेएस 16 में इन्होंने निकाल ही दिया कि कोई यूज़ नहीं करता, तो ठीक है चलो इसको निकाल देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और मॉडर्न आर्किटेक्चर का यूज़ किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे हमने 10th और आखिरी पॉइंट में लिखा है इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पे नोड.जेएस 16 प्लस टाइपस्क्रिप्ट 4x की हमें रिक्वायरमेंट होगी। अगर हमें यहाँ पे नेक्स्ट.जेएस 13 में काम करना है तो हमें नोड 16 प्लस के वर्जन को ही यूज़ करना पड़ेगा, और टाइपस्क्रिप्ट 4.x तो इसका यूज़ हम करेंगे। और इन केस हमें यहाँ पे नेक्स्ट.जेएस 16 में वर्क करना है तो हमें यहाँ पे नोड 2009 प्लस का जो वर्जन है उसका यूज़ करना होगा, तो ही हम नेक्स्ट.जेएस 16 को यूज़ कर पाएंगे, और टाइपस्क्रिप्ट है 5.1। तो यहाँ पे ये था इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट जो भी है वो। तो हमने यहाँ पे गाइज 10 ऐसे पॉइंट देखे जिससे हमें यहाँ पे इजीली समझ में आया कि नेक्स्ट.जेएस 13 और नेक्स्ट.जेएस 16 में क्या डिफरेंस है। ये पॉइंट्स इजी थे और हम यहाँ पे इजीली डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको इन फ्यूचर भी मिलती रहेगी। आपको कौन सी लैंग्वेज पे चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में बताओ, और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप बता सकते हो, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर कमेंट भी कर देना, और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।